टॉपिक हो गया, खत्म हो गया वो टॉपिक तो। अगले को राजस्थान का साहित्य एवं बोलियां, लिटरेचर एंड डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान। आवाज कम कर देता। राजस्थान का साहित्य एवं बोलियां, लिटरेचर एंड डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान। और जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ एग्जैक्टली उतार लो, फिर बात करें। राजस्थान का साहित्य एवं बोलियां, लिटरेचर एंड डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान का साहित्य एवं बोलियां, लिटरेचर एंड डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान।
उतार लिया। भारत में भाषाओं का जो विकास होता है वो आर्यों द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? क्योंकि आर्यों से पहले भारत में सभ्यता थी सिंधु घाटी, और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो हम जो भाषा को पढ़ पाए वो भाषा कौन सी? वैदिक काल की। वैदिक काल का डेवलप करने वाले लोग कौन थे? आर्यंस। तो उस भाषा को क्या बोलते हैं? आर्य भाषा। वो भाषा वो है जो वेदों में लिखी गई है। वेदों में कौन सी भाषा लिखी गई है? संस्कृत। इसलिए आर्यों की भाषा को क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृत। क्या बोलते हैं? तो आर्यों ने कौन सी भाषा डेवलप की थी? वैदिक संस्कृत। कालांतर में किसी भी भाषा के दो रूप बन जाते हैं। एक वह रूप जिसमें वह बोली जाती है, एक वह रूप जिसमें वो लिखी जाती है। लिखने का रूप अलग होता है, बोलने का रूप। जैसे मैं बोलने में आपको कह देता हूँ यार कितना टाइम हो गया, आप कोई बुरा नहीं लगता, आपको तो सर 5:15 हुए। पर मैं यदि लिखूं कितना टाइम हो गया, आपको कि सर कितना नहीं होता, कितना होता है। टाइम नहीं, समय लिखो। गया है नहीं, हो चुका है। सारे शब्द गलत है उसके, है ना। कितना समय हो चुका है, सही शब्द ये होगा उसके लिए। पर बोलने मैंने कितना टाइम बोला, आपने कहा हाँ सर सही तो पूछा है, कितना टाइम हो गया, हमने बता दिया सर को। इसका मतलब बोलने का रूप अलग और लिखने का रूप अलग। वैदिक संस्कृत का वह रूप जो बोलचाल में प्रयुक्त हो वह कहलाया पाली। क्या कहलाया? वह रूप जो लिखने में प्रयुक्त है वो कहलाया संस्कृत। जो आप और मैं 10 तक पढ़ते थे, पढ़ती पढ़न पढ़ती पढ़ती पढ़ते 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 वो वाला जो रूप था वो कौन सा है? संस्कृत। बोलचाल का जो था वो कौन सा था? पाली। कोई भाषा जब लंबे समय तक बोली जाती है, लोग उसे में लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल अपने लिखने लग गए, मैसेज टाइपिंग, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। बाकायदा बुक्स आने लग गई। आजकल जो कंटेम्प्रेरी राइटिंग हो रही है उसमें इसी प्रकार इंग्लिश लिखी जाती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके जो इंग्लिश लिखते हैं उस वर्ड को मान्यता भी मिल गई। तो पाली कालांतर में प्राकृत में टूटी। किसमें टूटी? प्राकृत। राजस्थान, गुजरात, यूपी, कौन सा इलाका? राजस्थान, गुजरात, यूपी। मतलब ये मथुरा के साइड से इधर से ले लो, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान से लेके आगे गुजरात तक का। इस इलाके को कभी बोला करते सूरसेन महाजनपद। क्या बोलते? इसलिए यहां की जो प्राकृत हुई वो हो गई सौरसेनी प्राकृत। कौन सी हो गई? कौन कौन से राज्य शामिल कर रहा हूं मैं? यूपी, राजस्थान और गुजरात। गुजरात से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आ जाएगा महाराष्ट्र। नीचे की तरफ, सॉरी, नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र वाली प्राकृत कौन सी होगी? महाराष्ट्री प्राकृत। यूपी से आगे की तरफ जाएंगे तो आ जाएगा बिहार। बिहार को तब बोला करते मगध। क्या बोलते? तो इसलिए वहां वाली कौन सी होगी? मागधीप। तो अपने राजस्थान, यूपी, गुजरात वाली तो कौन सी होगी? सौरसेनी। महाराष्ट्र वाली महाराष्ट्री, बिहार वाली मागधी। अच्छा, अपने वाले में फिर टूट गया। राजस्थान गुजरात अलग हो गया, यूपी वाला अलग हो गया। राजस्थान गुजरात को बोला करते गुर्जरात्रा। क्या बोलते? इसलिए गुर्जरात्रा में जो भाषा आई वो होगी गुर्जरी अपभ्रंश। कौन सी हो गई? राजस्थान गुजरात को क्या बोलते हैं? गुर्जरात्रा। प्राकृत से जो टूटी वो हो गई अपभ्रंश। तो यहां पर कौन सी होगी? गुर्जरी अपभ्रंश। अब सौरसेन में 3 थे अपने, यूपी था, राजस्थान था, गुजरात था। अब राजस्थान गुजरात तो चलेगी गुर्जरी में, पीछे क्या बचा? यूपी। यूपी में आ गई सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सी आ गई? सौर। अब गुर्जरी में कौन कौन से आए? राजस्थान और गुजरात। इसलिए एक हो गई राजस्थानी, एक कौन सी होगी? गुजराती। राजस्थानी के बाद में 2 रूप हो गए, एक हो गया डिंगल, एक हो गया पिंगल। कौन कौन से? 100 बात की एक बात। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, राजस्थानी का विकास कौन सी भाषा से हुआ? गुर्जरी अपभ्रंश। कौन सी भाषा से हुआ? गुर्जरी अपभ्रंश। जहां लिखा उसके स्टार लगा लो, काम की बात अपने एक ही है। बाकी वाला तो यूं समझाने के लिए बता दिया था कि पूरा यूं चार्ट याद रहे आपके लैंग्वेज का। तो राजस्थानी का विकास कौन सी भाषा से हुआ? गुर्जरी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश से 2 बनी अपनी, एक तो राजस्थानी और एक कौन सी बनी? गुजराती। राजस्थानी के 2 रूप आए बाद में, एक का नाम है डिंगल और एक का क्या है? पिंगल। लिखो डिंगल तथा पिंगल में अंतर। डिफरेंस बिटवीन डिंगला एंड पिंगला। डिंगल तथा पिंगल में अंतर। डिफरेंस बिटवीन डिंगल एंड पिंगल। किसमें अंतर बताओ देखिए? डिंगल और पिंगल में अंतर। एक तरफ लिख लो डिंगल, एक तरफ लिख लो पिंगल, बीच में लाइन खींच लो। अभी का अंतर कर देते हैं। ज्यादा लंबी लाइन मत खींचना, 4-5 ही अंतर लिखने। डिंगल तथा पिंगल में अंतर। डिफरेंस बिटवीन डिंगल एंड पिंगल। अच्छा सुनो, देखो, डिंगल और पिंगल भाषाएं नहीं है। डिंगल और पिंगल लिखने की स्टाइल है ना, राइटिंग स्टाइल है। पश्चिमी राजस्थान में साहित्य लिखने का जो तरीका था उसको क्या बोलते हैं? डिंगल। पूर्वी राजस्थान में साहित्य लिखने का तरीका था उसको क्या बोलते हैं? पिंगल। लिख लो, डिंगल में लिखो। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप, लिटरेचर फॉर्म ऑफ वेस्टर्न राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप,
लिटरेचर फॉर्म ऑफ वेस्टर्न राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप, लिटरेचर फॉर्म ऑफ वेस्टर्न राजस्थानी। दूसरे में लिख लो, पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप, लिटरेचर फॉर्म ऑफ ईस्टर्न राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप, लिटरेचर फॉर्म ऑफ ईस्टर्न राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप। अब पश्चिमी राजस्थान के टच में क्या लगता है? गुजरात। पूर्वी राजस्थान के टच में क्या लगता है? यूपी। यूपी का वह भाग जो हमारे टच में लगता है उसको बोलते हैं ब्रज। तो पश्चिमी राजस्थान मतलब डिंगल पे किसका प्रभाव आएगा? गुजरात का। उधर किसका प्रभाव आएगा? ब्रज। लिख लो, डिंगल में लिखो गुजराती प्रभाव, गुजराती इन्फ्लुएंस। उधर लिख लो ब्रिज प्रभाव, ब्रिज इन्फ्लुएंस। पश्चिमी राजस्थान के साहित्य में ज्यादातर जो दिखाई देता है वो है वीर रस। क्या दिखाई देता है? वीर रस। युद्धों की बातें थोड़ी ज्यादा हुई। पूर्वी राजस्थान में जो दिखाई देता वो है श्रृंगार। ये मैंने लोकगीत बताए तभी मैंने बात बताई थी। श्रृंगार रस। डिंगल में कौन सा रस ज्यादा है? वीर रस। पिंगल में कौन सा रस ज्यादा है? श्रृंगार रस। डिंगल का ज्यादातर साहित्य चारण राइटर्स ने लिखा, इसलिए यहां पर ज्यादा कौन सा लिखा गया? चारण साहित्य। लिख लो, चारण लिटरेचर, चारण साहित्य। पिंगल वाला ज्यादातर भाट राइटर ने लिखा, तो ये है भाई भाट साहित्य, भाट लिटरेचर। कोई पूछे डिंगल में ज्यादातर साहित्य कौन सा है, तो चारण साहित्य। पिंगल में कौन सा है? भाट साहित्य। एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं अपने। चारण साहित्य का एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एक राइटर वे, सुनना एक बार बातें फिर अपने लिखेंगे। बीकानेर के एक राइटर वे, उनका नाम है पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम है? और पृथ्वीराज राठौड़ ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है वेली कृष्ण रुक्मणी। क्या नाम है? वेली कृष्ण रुक्मणी। अब सुनना और सुनना। इधर एक राइटर हम लिखते हैं, उन राइटर का नाम आपने सुन रखा होगा, चंद बरदाई। सुना है? चंदर नहीं, चंदर नहीं, चंद बरदाई। क्या नाम है? या इन्हीं का एक नाम और था, पृथ्वी भट्ट। क्या नाम था? तो चंद बरदाई कह दो, या इसी बंदे का नाम क्या है? पृथ्वी भट्ट। और इस बंदे ने पृथ्वीराज पे किताब लिखी, उस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? ऐसे कैसे उतारो, फिर मैं थोड़ा समझाता हूं। अब देखो एक बात सुनना आप। हमने लिखा कि डिंगल में ज्यादातर रस कौन सा है? वीर रस। पिंगल में कौन सा है? श्रृंगार। जब मैं ये कहता हूं डिंगल में वीर रस ज्यादा है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि उसमें श्रृंगार रस नहीं है। जब मैं कहता हूं पिंगल में श्रृंगार रस ज्यादा है, उसका एक कतई मतलब नहीं कि उसमें वीर रस नहीं, क्योंकि मैंने जो दोनों एग्जाम्पल दिए कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहला एग्जाम्पल कौन सा है? वेली कृष्ण रुक्मणी। इसमें तो वीर रस होने से रहा, ये तो प्रेम की बात है, कृष्ण रुक्मणी का प्रेम है। उधर कौन सी बुक है? पृथ्वीराज रासो, उसमें श्रृंगार नहीं, उसमें वीर है। पृथ्वीराज की लड़ाइयां बताई हुई, पृथ्वीराज कहां लड़ा था। तो ये मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया ताकि अपने दिमाग में क्लियर रहे कि हाँ डिंगल में वीर रस ज्यादा है, लेकिन उसमें श्रृंगार रस भी है, जैसे पहले कृष्ण रुक्मणी। पिंगल में श्रृंगार रस ज्यादा है पर उसमें वीर रस भी है, जैसे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के राइटर कौन है? चंद बरदाई। चंद बरदाई का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। और पृथ्वीराज राठौड़ की बुक का नाम क्या है?
वेली कृष्ण उपन। तो याद रहेगी बातें। तो राजस्थानी का विकास कौन सी भाषा से हुआ? गुर्जरी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश के दो भाग हुए, राजस्थानी और गुजराती। राजस्थानी के दो भाग हुए, डिंगल और पिंगल। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्य ग्रुप, पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्य ग्रुप। डिंगल में ज्यादा प्रभाव गुजराती, उसमें किसका? ब्रज। डिंगल में कौन सा रस? वीर रस, उसमें कौन सा? श्रृंगार। डिंगल का साहित्य चारण, उधर का साहित्य भाट। लेकिन फिर भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें भी है। चारण साहित्य में पृथ्वीराज राठौड़ ने कौन सी लिखी? वेली कृष्ण रुक्मिणी, वो श्रृंगार रस है। भाट साहित्य में पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? पृथ्वी भट्ट ने, वो एक प्रकार से क्या है? वीर रस। याद रहेगा। अब आपने लिखो राजस्थानी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ। लिखो राजस्थानी भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज। राजस्थानी भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज। सुनना देखो, 778 ईस्वी की बात है। कब की बात है? अपने जालोर में एक राजा राज कर रहा है, उसका नाम है वत्सराज प्रतिहार। क्या नाम राजा का? वत्सराज प्रतिहार। कहां का राजा? जालोर का। इसके टाइम में जालोर में एक राइटर हूं, राइटर का नाम है उद्योतन सूरी। कौन राइटर है? जैन राइटर है। देखो मैंने दिन पहले ही कहा था कि राजस्थान की सारी पुरानी किताबें किसकी लिखी हुई? जैन। उद्योतन सूरी एक बुक लिख रहे हैं, उस बुक का नाम है कौलय माला। क्या नाम बुक का? कौलय माला। किसकी बुक है? कहां पर बैठ के लिख रहे हैं? जालोर। कौन से राजा के शासनकाल में? कब? इस कौलय माला में 18 भाषाओं का वर्णन है। कितनी भाषाओं का? उसमें एक भाषा का नाम है मरु भाषा। क्या नाम है? तो हमारी भाषा का सबसे पुराना एविडेंस जो मिलता है वो कब मिलता है? 778 ईस्वी में। कब? कहां पे? जालोर। कौन से राजा के शासनकाल में? कौन से एक जैन मुनि ने? कौन सी बुक लिखी? कितनी भाषाओं का वर्णन है? हमारी भाषा का नाम क्या है? लिखो। 778 ईस्वी में, इन 778 एडी, 778 ईस्वी में, इन 778 एडी, वत्सराज प्रतिहार के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ वत्सराज प्रतिहार, वत्सराज प्रतिहार के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ वत्सराज प्रतिहार, वत्सराज प्रतिहार के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ वत्सराज प्रतिहार, उद्योतन सूरी ने जालोर में कौलय माला नामक पुस्तक लिखी थी। उद्योतन सूरी रोट ए बुक नेम्ड कौलय माला एट जालोर। उद्योतन सूरी ने जालोर में कौलय माला नामक पुस्तक लिखी थी। उद्योतन सूरी रोट ए बुक नेम्ड कौलय माला एट जालोर। उद्योतन सूरी ने जालोर में कौलय माला नामक पुस्तक लिखी थी। उद्योतन सूरी रोट ए बुक नेम्ड कौलय माला एट जालोर। जालोर में कौलय माला नामक पुस्तक लिखी थी। रोट ए बुक नेम्ड कौलय माला एट जालोर। इस पुस्तक में 18 भाषाओं का वर्णन है। 18 लैंग्वेज आर डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। इस पुस्तक में 18 भाषाओं का वर्णन है। 18 लैंग्वेज आर डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। इस पुस्तक में 18 भाषाओं का वर्णन है। 18 लैंग्वेज आर डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक, जिसमें मरु भाषा भी शामिल है। इन विच मरु भाषा इज ऑल्सो इंक्लूडेड, जिसमें मरु भाषा भी शामिल है। इन विच मरु भाषा इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ये मैंने बोर्ड पे जितनी बातें लिखी है सारे क्वेश्चन पूछे हुए। कब लिखी गई? कहां लिखी गई? कौन से राजा के टाइम लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई? कौन सी बुक लिखी गई? उसमें कितनी भाषाओं का जिक्र है? हमारे वाली का नाम क्या है? सारे सवाल है। अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए 7-8 सवाल है, हमने एक साथ लिख लिए। आई बात समझ में? चल, 16वीं शताब्दी में, कब की बात है? 16। अकबर के दरबार में एक राइटर है, उसका नाम है अबुल फजल। अकबर के दरबार में कौन है? और अबुल फजल एक बुक लिख रहा है, उस बुक का नाम है आईने अकबरी। क्या नाम बुक का? क्या नाम बताओ? आईने अकबरी। कौन लिख रहा है?
और इसमें वो हमारी भाषा का नाम लिखता है मारवाड़ी। क्या लिखता है? मतलब 8वीं शताब्दी में जिसको क्या कहा जा रहा था, मरु भाषा। तब मरु प्रदेश, मरु कांतार ही बोलते थे, हमें मरु कांतार बोलते थे। उसने भाषा का नाम क्या लिख दिया? मरु भाषा। अब इस प्रदेश को एक बड़े रूप में मारवाड़ बोलते हैं, इसलिए क्या दे दिया उसने? मारवाड़। देख लो 16वीं शताब्दी में इन 16th सेंचुरी एडी, 16वीं शताब्दी में इन 16th सेंचुरी एडी, 16वीं शताब्दी में इन 16th सेंचुरी एडी अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी थी। अबुल फजल रोट ए बुक नेम्ड आईने अकबरी। अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी थी। अबुल फजल रोट ए बुक नेम्ड आईने अकबरी। अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी थी। अबुल फजल रोट ए बुक नेम्ड आईने अकबरी। तथा इस पुस्तक में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख है, एंड मारवाड़ी लैंग्वेज इज डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। तथा इस पुस्तक में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख है, एंड मारवाड़ी लैंग्वेज इज डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। इस पुस्तक में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख है। 1912 में एक अंग्रेज आया। उस अंग्रेज का नाम है जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। क्या नाम अंग्रेज का बोलो देखिए? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। कब की बात है? और इसने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी बुक है? भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण या भारत की भाषाओं का सर्वे। कब लिखी? और इसमें इसने अपनी बुक का नाम दिया राजस्थानी। क्या नाम दिया? क्योंकि पहली बार अंग्रेजों ने अपने को राजस्थान बोला था। जेम्स टोड वो पहला आदमी था जो अपने को क्या बोल रहा था? राजस्थान। तो अब इन्होंने भाषा का नाम क्या लिखना शुरू कर दिया? राजस्थान। कब? किसने? कौन सी बुक लिखी? हमारी भाषा का नाम क्या है? देखो 1912 ईस्वी में इन 1912 वेडी, 1912 ईस्वी में 1912 वेडी जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। रोट ए बुक नेम्ड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। रोट ए बुक नेम्ड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। रोट ए बुक नेम्ड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तथा इस पुस्तक में राजस्थानी भाषा का वर्णन है, एंड राजस्थानी लैंग्वेज इज मेंशन्ड इन दिस बुक। तथा इस पुस्तक में राजस्थानी भाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है? ये हमारी भाषा की प्राचीनता है कि 8वीं शताब्दी में एक जैन मुनि हमारी भाषा को क्या लिख रहे थे? मरु भाषा। 16वीं शताब्दी में अबुल फजल हमारी भाषा को नाम क्या दे रहा था? मारवाड़ी। और 20वीं शताब्दी में अंग्रेज इसको क्या बोल रहे थे? राजस्थान। इसका मतलब भाषा कंटिन्यू है। भाषा क्या है? उसकी कंटिन्यूटी बीच में टूटती नहीं है, विखंडित नहीं है, क्रमिक रूप से लगातार से वो भाषा चली आ रही है। फिर एक होती भाषा, जो लिखने का तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं? भाषा। फिर जिस तरीके से लिखी जाती है उसको बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं? लिपि। अपना जो लिपि थी उस लिपि का नाम है मुड़िया। क्या नाम है? तो या तो मुड़िया लिपि बोलते हैं या अपने वाली को बोलते हैं महाजनी लिपि। क्या बोलते हैं? महाजनी लिपि। बाणिया यूज में लेते, महाजन बाणिये जो दुकान का काम करते हैं वो यूज में लिया करते, इसलिए नाम क्या पड़ गया? महाजन। वास्तव में इस लिपि को किसी ने यदि ज्यादा प्रचार प्रसार किया था वो थे टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। आप लिपि तो पहले से चली आ रही थी, पर टोडरमल ने इसको खूब फेमस किया था। टोडरमल ने कहा ही था कि देवनागरी अति कठिन, देवनागरी इसमें हिंदी लिखते हैं कि देवनागरी अति कठिन स्वर व्यंजन व्यवहार, उसमें स्वर अलग होते हैं, व्यंजन। देवनागरी अति कठिन स्वर व्यंजन व्यवहार, ताते जगत के सुगम हित टोडरमल मुड़िया कियो प्रचार। इसलिए जगत को सुगम बनाने के लिए, लोगों के काम को इजी करने के लिए टोडरमल ने किसका प्रचार प्रसार किया? तो अपनी कौन सी लिपि में लिखी जाती है राजस्थानी? कौन सी लिपि में?
इसके कुछ अक्षर कभी आपने थोड़े बहुत देखे हो तो ऐसे झ ऐसे लिखते हैं, है ना। कभी कोई पुराना कोई लेटर पढ़ा हो घर पे, कोई दादाजी के टाइम का कोई पर्ची पड़ी हो तो उसमें देखना अण लिखते हैं ऐसे, ये अण है। ख लिखते हैं ऐसे, ये ख, स नहीं, स होता ही नहीं, वो षटकोण वाला स होता ही नहीं अपने, अपने खाली एक ही होता है, ये दोनों ही नहीं होते। ये ख ख ऐसे लिखते थे इसके अंदर। और जैसे और दोनों होते, लय तो होता ही था, अड़ भी होता, दोनों होता, लय होता है। ये नहीं कि भाई ये फिल्मों वाले जब भी मूवी बनाते हैं तो इनको लगता है राजस्थान वाले लय बोलते ही नहीं है, इसलिए हर चीज में अड़ अड़ लेके आएंगे, जबकि अपने दोनों होते हैं, लय भी होता है, अड़ भी होता है। और अपने दोनों में देख, मैं दो वर्ड बताऊं, मैं कहूं मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, इसका मतलब तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम आए थे, पापा को बता दूंगा, ये मतलब हुआ भाई तुम्हारा सिगरेट मेरे पास है और मैं इसको बता दूं। मैं कह दूं मैं पोल खोल दूंगा, दरवाजा, गणेश पोल, है ना, गणेश पोल पर। अब वो ठीक है, अपने लिखने में उसको लय लिख देते हैं आजकल, बाकी वो पोल है, गणेश पोल, उसको आप पोल नहीं कह सकते, गणेश पोल, है ना, वो फिर फील नहीं आएगा, वो क्या है, पोल। वो मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि मैं कहूं कि गाल, मैं कहूं गाड़, कि मैं गाली निकाल दूंगा तुम्हें, है ना, वहां मैं इसे मैं तुम्हें गाल निकाल दूंगा, गाल, तो अगले को फील ही नहीं आएगी कुछ निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। अरे गाड़ तो फील आता है। आप कभी नहीं बोलते कि मेरे दोस्त का नाम कालू है, अड़े अड़े, है ना। आप कभी नहीं कहते मेरा घर गली में है, आप कभी नहीं कहते मेरे घर के बाहर नाली है, तो इसका मतलब लय अलग है, अड़े अलग। तो ये जो अपने लिपि है, इस लिपि को क्या बोलते हैं, मुड़िया, क्या बोलते हैं, लिख लो। राजस्थानी मुड़िया लिपि में लिखी जाती है, कोष्टक में ये भी लिख लेना, महाजनी लिपि, है ना। राजस्थानी इज रिटन इन, लिखी जाती थी, लिखना आजकल तो देवनागरी में लिखने लग गए, राजस्थानी मुड़िया लिपि में लिखी जाती थी। राजस्थानी वॉज रिटन इन मुड़िया स्क्रिप्ट, राजस्थानी मुड़िया लिपि में लिखी जाती थी, राजस्थानी वॉज रिटन इन मुड़िया स्क्रिप्ट। अब तो ये लोग भूल गए स्क्रिप्ट, अब तो देवनागरी में लिख लेते हैं अपने इसको। किस लिपि में लिखी जाती थी, नीचे एक लाइन और लिखो। टोडरमल ने मुड़िया लिपि का प्रचार प्रसार किया था, टोडरमल प्रोपेगेटेड मुड़िया स्क्रिप्ट, उसने प्रोपेगेट की, उसको प्रचार प्रसार किया। टोडरमल ने मुड़िया लिपि का प्रचार प्रसार किया था, टोडरमल प्रोपेगेटेड, वो खुद ही वित्त मंत्री था तो वित्त का काम ही करता था। टोडरमल प्रोपेगेटेड मुड़िया स्क्रिप्ट, मुड़िया लिपि का प्रचार प्रसार किया था। एक बंदे का नाम आपने पढ़ा है, एलपी तेसितोरी, पढ़ा था हमने। कालीबंगा की सबसे पहले कोई जानकारी देता है तो कौन देता है, एलपी तेसितोरी, बताया था। एलपी तेसितोरी ने एक पूरी बुक लिखी थी, नोट्स ऑन ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी। कौन सी बुक लिखी बताओ, देखिए, नोट्स ऑन ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थान, प्राचीन राजस्थानी की जो ग्रामर थी उस पर नोट्स लिख के गया था। तो राजस्थानी भाषा की ग्रामर यदि कोई बंदा लिख रहा था तो वो कौन लिख रहा था, एलपी तेसितोरी, लिख लो। एलपी तेसितोरी ने राजस्थानी भाषा की व्याकरण लिखी थी। एलपी तेसितोरी रोट ग्रामर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, फिर बुक का नाम अलग से लिख लेना। एलपी तेसितोरी ने राजस्थानी भाषा की व्याकरण लिखी थी। एलपी तेसितोरी रोट ऑफ ग्रामर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, राजस्थानी भाषा की व्याकरण लिखी थी एलपी तेसितोरी। रोट ग्रामर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, बुक का नाम लिख लो कोष्टक में। नोट्स तैयार किए उसने ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी के। क्या नाम बुक का बोलो, देखे, नोट्स ऑन ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थान। थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, राजस्थानी व्याकरण पर लेख लिखने वाले बंदे का नाम बताओ, कौन था बंदा, एलपी टेसिटोरी, इटली का था। टेस्टोरी कहां का था, इटली, उदिने, उदिने गांव का।
ठीक है, लिख लिया। फिर अपने एक वे सीताराम लालस, कौन थे? सीता, इन्होंने भाई अपने राजस्थानी की डिक्शनरी तैयार की थी। लिख लो राजस्थानी शब्दकोश, लिख लो सीताराम लालस की पुस्तक राजस्थानी शब्दकोश, राजस्थानी डिक्शनरी। राजस्थानी शब्दकोश, सीताराम लालस की पुस्तक। ठीक है, अब सुनो देखो, आठवीं से 11वीं शताब्दी तक थी गुर्जरी अपभ्रंश। कौन सी थी? सुन लो एक बार, बाद में एक साथ उतार लेना। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक थी प्राचीन राजस्थान। 11वीं से 13वीं तक कौन सी है? देखो गुर्जरी अपभ्रंश में दोनों आती थी, राजस्थानी भी आती है और गुजराती। इसका मतलब 8वीं से 11वीं तक दोनों एक साथ चल रही थी, राजस्थानी गुजराती। फिर अलग होने शुरू हुई, तो राजस्थानी जो अलग वे शुरुआत वाली, वो सबसे प्राचीन राजस्थान रही होगी। वो कब से कब तक है? 11वीं से 13वीं। ये एंशिएंट राजस्थानी। मैंने बताया था कि सबसे पहले किताबें लिखनी किसने शुरू की थी? जैनों ने। इसलिए इसमें ज्यादातर जो साहित्य मिलता है वो कैसा मिलता है? जैन साहित्य। इसके बाद में 13वीं से लेके 16वीं तक यह है मध्यकालीन राजस्थान। कौन सी है? मध्य। इसके अंदर जो राजस्थान लिखी जा रही है वो थी अपनी चारण साहित्य। क्या था? थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसने आगे यार भी नहीं, एक एक ऊपर जाएगा। 11वीं से 13वीं तक जो थी वो तो कौन सी थी? गुर्जरी अपभ्रंश। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक थी वो कौन सी थी? प्राचीन राजस्थान। 16वीं से 18वीं तक जो थी वो कौन सी थी? मध्यकालीन। और 18वीं से लेके अब तक ये जो अब अपने जो भी लिखी जा रही है कौन सी हो गई? आधुनिक। कौन सी हो गई? अब इसमें बोले आप लिख दो, मैं लिख दूं, कोई भी लिख सकता है। तो 11वीं से 13वीं तक तो कौन सी थी? गुर्जरी। 13वीं के बाद दोनों अलग होते हैं अपने। 13वीं से 16वीं तक कौन सी है? प्राचीन। ज्यादातर साहित्य किसका है? जैनों का। 16वीं से 18वीं किसकी है? मध्यकालीन। ज्यादातर साहित्य किसका है? अब वापस सुनो, चारण साहित्य में कौन सा रस ज्यादा है? वीर रस। ज्यादातर लड़ाइयां मध्यकाल में तो भी, लड़ाइयां मध्यकाल में हुई, लड़ाइयों वाला साहित्य मध्यकाल में लिखा गया, तो अपने आप आ जाएगा उसमें वीर रस। 18वीं शताब्दी से अब तक तो कॉमन अपने चल ही रही थी। कौन सी होगी? आधुनिक। उतार लो ऐसा कैसा, ताकि थोड़ा मोटा मोटा अंदाजा रहे कि कब कौन सी भाषा रही। ग्यारहवीं से 13वीं तक कौन सी है? गुर्जरी अपभ्रंश। एंशियंट राजस्थानी, मिडिवल राजस्थानी, मॉडर्न राजस्थान लिख लेना।
प्राचीन राजस्थानी का साहित्य ज्यादातर कौन सा है? जैन। मध्यकालीन का साहित्य कौन सा है? चारण। आधुनिक में कोई लिख सकता है, तो अपना सबका ही हो गया। उतार लिया? ठीक है। अब कोई पूछे कि भाई राजस्थानी भाषा कैसे बनी, तो कहना कौन सी भाषा से बनी है? गुर्जरी अपभ्रंश। कौन सी से बनी है? तो बता देना भाई 11वीं से 13वीं तक तो गुर्जरी अपभ्रंश चल रही थी। 13वीं के बाद हम पूरी तरीके से अलग हो गए। 13वीं से 16वीं तक हमारी कौन सी चली? प्राचीन। 16वीं से 18वीं कौन सी चली? मध्यकालीन। प्राचीन में साहित्य कौन सा लिखा गया? जैन। मध्यकालीन में कौन सा लिखा गया? चारण। और 18वीं से लेकर अब तक हम जो भी लिख रहे हैं वो कौन सी? कोई पूछेगा भाई राजस्थानी के एविडेंस नहीं मिलते, तो उसको कहना कि 718 में उद्योतन सूरी जालोर में बैठ के कोले माला लिख रहा है। 18 भाषाएं, उसमें एक हमारी वाली है, क्या नाम है? वापस कहना अकबर के शासनकाल में अबुल फजल बैठ के लिख रहा है आईने अकबरी, हमारी भाषा का नाम क्या लिख रहा है? और कहना कि अंग्रेजों ने लिखी थी, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिखी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और उसके अंदर हमारी भाषा का नाम क्या है? राज। फिर कोई कहेगा अरे वो क्या है कि राजस्थानी की लिपि नहीं, उसने कहा नहीं भाई लिपि है, मुड़िया लिपि है, उसको हम क्या बोलते हैं? महाजनी। और अब की नहीं है, टोडरमल प्रचार करके गया। कौन करके गया? तो आज कोई कहेगा अरे वो एक्चुअली व्याकरण नहीं है राजस्थानी। कहना नहीं नहीं, इटली का एक आदमी व्याकरण लिख गया, हमारे तो एलपी तैसी तोरी। क्या नाम उसकी बुक का? नोट्स ऑन ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थान। तो कहेगा अरे वो डिक्शनरी नहीं बनाई ना। कहना साहब सीताराम लालस बना के गए, उसका नाम ही क्या है? राजस्थानी शब्दकोश। क्या नाम है? याद रहेगी सारी बातें। अपना टॉपिक है साहित्य एवं बोलियां। क्या टॉपिक है? तो अब लिखो राजस्थानी साहित्य का विकास। ये तो भाषा के बारे में पढ़ रहे थे भाई, बिना भाषा के साहित्य कैसे समझे? अब लिखो राजस्थानी साहित्य का विकास। डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी लिटरेचर। राजस्थानी साहित्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी लिटरेचर। पहले लिख लो प्राचीन साहित्य, एंशियंट लिटरेचर। एक 1050 से 1450 ईस्वी लिख लेना, एडी। प्राचीन साहित्य कब से कब के बीच में लिखा गया? 1050 से 1450 के बीच में अपना जो प्राचीन साहित्य वो मिलता है। ये वो टाइम था जब अपने राजस्थान पर बाहर के हमले हो रहे थे ना, राजस्थान बाहर के हमले झेल रहा था, तो उस समय जो भी लड़ने वाले बहादुर योद्धा होते हैं उनके ऊपर किताबें लिखी गई और समाज में से एग्जाम्पल सेट किए गए। तो फलान जी वहां लड़के आया था, ताकि उस किताब को पढ़ के बाकी लोगों में भी क्या है जोश। इसलिए वीरों की गाथाएं लिखी गई। क्या लिखी गई? इसलिए इस काल का नाम पड़ा वीर गाथा काल। क्या कहा जाता है? देख लो। इस समय राजस्थान विदेशी आक्रमणों का सामना कर रहा था। दिस टाइम राजस्थान वॉज फेसिंग फॉरेन अटैक्स, फेस कर रहा था। दिस टाइम राजस्थान वॉज फेसिंग फॉरेन अटैक्स। राजस्थान विदेशी आक्रमणों का सामना कर रहा था। राजस्थान वॉज फेसिंग फॉरेन अटैक्स। अतः साहित्य में योद्धाओं को नायक बनाया गया था। सो वॉरियर्स वर मेड एज हीरो इन लिटरेचर। अतः साहित्य में योद्धाओं को नायक बनाया गया था। सो वॉरियर्स वर मेड एज हीरोज इन लिटरेचर। अतः साहित्य में योद्धाओं को नायक बनाया गया था। सो वॉरियर्स वर मेड एज हीरोज इन लिटरेचर। अतः इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज हीरोइक एरा। अतः इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज हीरोइक एरा। अतः इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज हीरोइक एरा। क्या कहा जाता है इसको? वीर गाथा काल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं अपने, एक राइटर वे श्रीधर और इनकी बुक का नाम है रणमल छंद। लिख लो, जैसे लिख के लिख लो, श्रीधर की बुक का नाम लिखो रणमल छंद।
श्रीधर की बुक का नाम क्या है? रणमल छंद। गुजरात में एक रियासत थी, उस रियासत का नाम था ईडर। क्या नाम था? ईडर में एक राजा हुआ, उस राजा का नाम है रणमल राठौड़। क्या नाम है? गुजरात में एक जगह और पड़ती है पाटन। कौन सी जगह? पाटन का एक सूबेदार है, उसका नाम है जफर खान। पाटन के गवर्नर का नाम क्या है? जफर खान। रणमल राठौड़ जो कि ईडर का राजा है, पाटन के गवर्नर जफर खान को हरा देता है। उस रणमल पर कौन सी किताब लिखी गई? तो योद्धा को हीरो बनाया गया। लिख लो। रणमल ईडर का राठौड़ राजा था। रणमल वॉज राठौड़ किंग ऑफ ईडर। रणमल ईडर का राठौड़ राजा था। ईडर कहां पड़ता है? रणमल ईडर का राठौड़ राजा था। रणमल वॉज राठौड़ किंग ऑफ ईडर। रणमल ईडर का राठौड़ राजा था। रणमल वॉज राठौड़ किंग ऑफ ईडर। इसने पाटन के गवर्नर जफर खान को हराया था। ही डिफीटेड पाटन्स गवर्नर जफर खान। इसने पाटन के गवर्नर जफर खान को हराया था। ही डिफीटेड पाटन्स गवर्नर जफर खान। इसने पाटन के गवर्नर जफर खान को हराया था। ही डिफीटेड पाटन्स गवर्नर जफर खान। किसको हराया था? पाटन के गवर्नर जफर खान। अब लिखो पूर्व मध्यकालीन साहित्य, प्री मिडिवल लिटरेचर। पूर्व मध्यकालीन साहित्य, प्री मिडिवल लिटरेचर। पूर्व मध्यकालीन साहित्य, प्री मिडिवल लिटरेचर। पहले विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे, अब उन लोगों ने यहां पर कब्जा कर लिया। दो काम करने शुरू किए, मंदिर तोड़ने शुरू किए, एक धर्मांतरण शुरू किया। क्या क्या शुरू किए? मंदिर तोड़ने और धर्म चेंज करवाने शुरू किए और मंदिर तोड़ने शुरू किए। तो लोग बड़े निराश हुए। भाई अपने लगता है मंदिर में भगवान है और मंदिर ही टूट गया, इसका मतलब भगवान का तो कोई नाम है। तो लोगों को लगता है भगवान के आश्रय बैठे थे और ये तो भगवान का मंदिर ही तोड़ गए, तो अपने को तो बचाने वाला कोई भी नहीं। तो लोग संतों की शरण में गए। किसकी शरण में? भाई संत कहते भगवान के नाम लो। लोगों ने जागा था भगवान का नाम लेना कैसे है, भगवान तो खुद ही नहीं बच रहा। ये भगवान की मूर्ति चलते तोड़ जाते हैं, भगवान की मूर्ति पे टॉयलेट करते हैं, उस पर थूक के जाते हैं, कुछ ही नहीं पार पड़ रही है। और अब बिना मूर्ति के भगवान की पूजा ही कैसे करें? अब संतों ने कहना शुरू किया कि हमें भगवान की पूजा के लिए मूर्ति की आवश्यकता। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली न पी सकाए संसार। पत्थरों को पूजने से भगवान मिलते हो, तब तो किसको पूजते हैं? पहाड़ को। अपने तो भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अपना डायरेक्ट कनेक्शन है। घर पे बैठ के राम 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 करने से भी राम जी राजी हो जाए। भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। कैसा आंदोलन शुरू हुआ? इसलिए इस टाइम संत साहित्य ज्यादा लिखा गया। कैसा लिखा गया? समाज के अंदर ऊर्जा लाने के लिए संत आ गया है। उन्होंने समाज को वापस मोटिवेट किया, रीजनरेट किया समाज को, ताकि समाज डिसअपॉइंट ना हो, निराशा में ना चला जाए। और वो कहा कि अपने को धर्मांतरण करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कोई मूर्ति में भगवान थोड़ी, अपना भगवान वो है, एक दिन बदला लेगा। कर्ण अर्जुन। लिखो लिखो लिखो। विदेशी आक्रमणकारी भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तथा धर्मांतरण करवाया जा रहा था। फॉरेन इन्वेडर्स डिमोलिश टेम्पल्स इन इंडिया। विदेशी आक्रमणकारी भारत में मंदिर तोड़ रहे थे। फॉरेन इन्वेडर्स वर डिमोलिशिंग टेम्पल्स इन इंडिया। फॉरेन इन्वेडर्स वर डिमोलिशिंग टेम्पल्स इन इंडिया। तथा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। एंड कन्वर्जन वॉज मेड ऑन लार्ज स्केल। तथा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। एंड कन्वर्जन वॉज मेड ऑन लार्ज स्केल। अच्छा, निराश लोग संतों की शरण में पहुंचे। सो डिसअपॉइंटेड पीपल टुक शेल्टर टू सेंट्स। संतों की शरण में पहुंचे, टुक शेल्टर टू सेंट्स। अतः इस काल में संत साहित्य अधिक लिखा गया था। सो सेंट लिटरेचर, मोर सेंट लिटरेचर वॉज रिटन इन दिस एरा। अतः इस काल में संत साहित्य अधिक लिखा गया था। सो मोर सेंट लिटरेचर वॉज रिटन इन दिस एरा। अतः इस काल में संत साहित्य अधिक लिखा गया था। सो मोर सेंट लिटरेचर वॉज रिटन इन दिस एरा।
अतः इसे भक्ति काल कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज भक्ति एरा। अतः इसे भक्ति काल कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज भक्ति एरा। क्या कहा जाता है इसको? जैसे एग्जाम्पल लिखो। जैसे राइटर वे सयाजी झूला, बुक लिखी, एक बुक थी नाग दमन। एक बुक का नाम था रुक्मणी हरण। कौन कौन सी बुक है बताओ? देखिए, नाग दमन और रुक्मणी। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का दमन करके लोगों को मुक्ति दिलाई, जिस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए, रुक्मणी को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार भगवान हमें भी क्या दिलाएंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार एक राइटर और वे माधोदास। कौन राइटर वे? माधो। और माधोदास ने एक बुक लिखी राम रासो। कौन सी बुक लिखी? राम। इसमें राम जी को याद किया कि साहब राम जी बचाएंगे अपने को, चिंता मत करो तुम। तो भगवानों पे किताबें लिखी जा रही है, राम पे, कृष्ण पे। तो सयाजी झूला की बुक कौन कौन सी है? नाग दमन और रुक्मणी हरण। माधोदास की कौन सी है? रामदास। अगला लिखो, उत्तर मध्यकालीन साहित्य, पोस्ट मिडिवल लिटरेचर। मध्यकाल के दो टुकड़े कर दिए, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकालीन साहित्य, अब थोड़ा शांति का काल आया। पहले दो काल चल रहे हैं, उनमें या तो लड़ाइयां चल रही है या मंदिर टूट रहे हैं। अब थोड़ा अपेक्षाकृत शांति थी, तो अब भी हो रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ी क्या आई? शांति। युद्ध थोड़े कम हुए, थोड़ी शांति आई। शांति आई ना तो व्यक्ति को लगा यार इतने दिनों में हम युद्ध 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 की बातें करते करते एकदम कठोर हो गए, थोड़ी प्रेम की बातें की जाए, समाज में वापस थोड़ी श्रृंगार की बातें की जाए, ताकि समाज उस निराशा से बाहर आए। केवल युद्धों की बात होने से समाज डिप्रेस है, समाज डिसअपॉइंट है। दूसरा, युद्धों की स्थिति में समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति के सामने ये पड़ा हो कि जान बचानी है, तब उसे ये नहीं दिखता कि क्या सही है और क्या, मुझे लगता है जैसे कि तैसे करके मैं अपनी क्या बचा लूं, जान बचा लूं। लेकिन जब शांति का समय आ गया, तब ये नीतियां आप छोड़ी जाए, तब ये होना चाहिए कि ये बात सही है और ये बात क्या है, गलत। तो नैतिक मूल्यों की स्थापना की जाए। किसकी स्थापना की जाए? इसलिए साहित्य में ऐसी चीजें लिखी गई जिससे किसकी स्थापना? उसके नैतिक मूल्यों। और प्रेम कहानियां लिखी गई। क्या लिखी गई? तो इस काल को बोलते हैं नीति एवं श्रृंगार का काल। किसका कहते हैं? या तो मॉरल वैल्यूज बढ़ाई जा रही थी या श्रृंगार की बातें की जा रही थी। लिखो लिखो, इस समय अपेक्षाकृत शांति का वातावरण था। इस समय अपेक्षाकृत शांति का वातावरण था। देयर इज कंपेरेटिवली पीसफुल एनवायरमेंट दिस टाइम। देयर इज कंपेरेटिवली पीसफुल एनवायरमेंट दिस टाइम। इस समय अपेक्षाकृत शांति का वातावरण था। देयर इज कंपेरेटिवली पीसफुल एनवायरमेंट दिस टाइम। अतः साहित्य में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया। सो मोरल वैल्यूज वर प्रमोटेड इन लिटरेचर। अतः साहित्य में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया। सो मोरल वैल्यूज वर प्रमोटेड इन लिटरेचर। साहित्य में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया। सो मोरल वैल्यूज वर प्रमोटेड इन लिटरेचर। नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया तथा प्रेम कहानियां अधिक लिखी गई। एंड मोर लव स्टोरीज वर रिटन। तथा प्रेम कहानियां अधिक लिखी गई। एंड मोर लव स्टोरीज वर रिटन। अतः इसे नीति एवं श्रृंगार का काल कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज नीति एंड श्रृंगार एरा। अतः इसे नीति एवं श्रृंगार का काल कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज नीति
एंड श्रृंगार एरा। जैसे एग्जाम्पल लिखो, एक राइटर हुए मनसाराम। क्या नाम राइटर का? मनसाराम ने बुक लिखी रघुनाथ रूपक। कौन सी बुक लिखी? रघुनाथ मतलब भगवान राम। भगवान राम का जीवन पूरा नैतिकता से भरा हुआ है। अच्छा भाई कैसा होना चाहिए, अच्छा पुत्र कैसा होना चाहिए, अच्छा पिता कैसा होना चाहिए, अच्छी पत्नी कैसी होनी चाहिए, सारे एग्जाम्पल है भगवान राम की कहानी के अंदर। दुश्मन के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो इसे नैतिक मूल्यों की स्थापना होगी। तो कौन सी बुक लिखेगी? रघुनाथ। ये जो मनसाराम है ये जोधपुर के महाराजा के दरबार में थे। जोधपुर के महाराजा का नाम था मान सिंह। क्या नाम था? पढ़ते हो नाथ संप्रदाय वाला, लिख लो, मनसाराम के नीचे लिखो। यह जोधपुर महाराजा मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ जोधपुर महाराजा मान सिंह। यह जोधपुर महाराजा मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ जोधपुर महाराजा मान सिंह। जोधपुर महाराजा मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ जोधपुर महाराजा मान सिंह। एक राइटर और लिखते, देखो कृपाराम खिड़िया। क्या नाम राइटर का? कृपाराम। बुक का नाम लिखो राजिया रादुआ। बुक का नाम क्या? किसकी बुक है? राजिया रादुआ। कृपाराम जी सिक्कर के राजा के दरबार में थे। सिक्कर के राजा का नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लिखो। यह सिक्कर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ सिक्कर्स किंग लक्ष्मण सिंह। यह सिक्कर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ सिक्कर्स किंग लक्ष्मण सिंह। सिक्कर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ सिक्कर्स किंग लक्ष्मण सिंह। तथा राजिया इनका नौकर था। एंड राजिया वॉज हिज सर्वेंट। तथा राजिया इनका नौकर था। एंड राजिया वॉज हिज सर्वेंट। तथा राजिया इनका नौकर था। तुम लिखो तो सही। राजिया रदुआ नहीं लिखा? तुम लिख लो रे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं खा जाऊंगा, बताऊंगा नहीं? अब सुनो, देखो बात। कृपाराम जी एक कवि है जो सिक्कर के राजा के दरबार में। सिक्कर के राजा का नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह। उन कृपाराम जी का एक नौकर है, उस नौकर का नाम है राजिया। क्या नाम है? राजिया का काम था कृपाराम जी के लिए चिलम भर के लाना। चिलम समझते हो? गुड़ 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 करते रहते हैं, वो चिलम भर के लाना। तो राजिया क्या भर के लाता? चिलम। पर राजिया बड़ा टेंशन में रहता है एनी टाइम। तो कृपाराम जी ने पूछा, राजिया तेरे चेहरे पे एनी टाइम 12 बजी रहती है रे, क्या चिंता है तेरी ऐसी? राजा ने कहा, कवि मेरे चिंता ये है कि मेरे लड़कियां लड़कियां हैं, बेटा नहीं है। मेरे मरते मेरा तो नाम खत्म हो जाएगा। बेटा होता है, वंश आगे चलता है, नाम चलता है, साहब फलान जी की औलाद है। अपने तो साहब बंद, मैं लास्ट हूं मेरे वंश का, तो मेरे बाद कोई वंश का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तो कृपाराम जी ने कहा कि नाम की चिंता मत कर, तो तुमने चिलम भरण मजे कर। आज के बाद मैं जितने दोहे लिखूंगा उन दोहों में तेरा नाम लिख दूंगा, उन दोहों में, ताकि दुनिया जब इन दोहों को पढ़ेगी तो उस दुनिया को ये पता नहीं चलेगा दोहे कृपाराम जी के हैं। उस दुनिया को लगेगा दोहे किसके हैं, इसलिए नाम ही क्या हो जाएगा? राजिया। दोहों का एक प्रकार होता है, उसको बोलते हैं सोरठा। दोहों का एक प्रकार होता है, उसको क्या बोलते हैं? सोरठियो दुओ भलोर भली मरवण री बात, तारा छाई रात बली कामण छाई साज। तो कि सबसे अच्छा दोहा जो होता है वो दोहा कौन सा होता है? सोरठा। तो भले राजिया सोरठा बोल दो और भले राजिया क्या बोल दो? दुआ। और सारे नीति के दोहे लिखे, प्रेम के दोहे, नीति के दोहे। भाई कि भाई महिलाओं की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, है ना? तो कृपाराम जी उस टाइम कह के गए कि हर कोई जोड़े हाथ, कामण स्यू अनमी किसो,
हर कोई हाथ जोड़ता है, महिला के आगे सब लोग झुकते हैं। झुक्यो त्रिलोकी नाथ राधा आगे राजिया, अपनी तो बस की बात ही क्या है, त्रिलोकी का नाथ राधा के आगे झुक गया था, तो आम आदमी की औकात। इसलिए गर्लफ्रेंड की बातें दोहे का मतलब यही है कि बहस करने की आवश्यकता, जीतनी तो फाइनली वही है। तो अपने सारी बातें मान, झुक्यो त्रिलोकी नाथ। कोई कहते कि तुम जोरू के गुलाम हो, भाई साहब झुक्यो त्रिलोकी नाथ राधा आगले राजिया। राधा के आगे जब भगवान कृष्ण झुक गए थे तो आम आदमी की तो औकात ही कितनी है। ये प्रेम का दुआ एक प्रकार से, नीति का दुआ एक प्रकार। लिखा कि बिना नहीं, बिना मान, हाँ बिना मान मनवार नहीं, और ही कुछ है, मतलब री मनवार नूत जिमावे चूरमो। यदि किसी को मतलब है तो मनवार करके घर पे बुलाएगा, आपको क्या जिमाएगा, मतलब री मनवार नूत जिमावे चूरमो। बिन मतलब मनवार राब न प्यावे राजिया। बिना मतलब के कोई आपको राबड़ी भी पिलाने के लिए तैयार है। इसलिए यदि कोई आपको कहता है अरे भाई आजा अपने साथ पढ़ते हैं, इसका मतलब है ना, आज भाई शाम को पार्टी करते हैं, इसका मतलब भाई को कुछ ना कुछ ही। बिना मतलब के इस दुनिया में कुछ भी। गह भरियो गजराज मद छकियो चाले मत है, को कुकरिया बेकाज रोवे बुसे क्यों राजिया। गह भरियो गजराज, गारों से भरावा हाथी, मद छकियो चाले मत है, शराब में अपनी धुन में चलता हुआ जा रहा है, शराब पिया हुआ। कुकरिया बेकाज रोवे बुसे क्यों राजिया, पता नहीं कुत्ते उसको देख देख के क्यों भौंकते रहते। हिंदी का आपने कि हाथी चलता है तो वो अपना काम करता रहता है। तो आप भी तैयारी करते तो आप खूब सारे लोग कहते होंगे कि देख लेंगे कलेक्टर लगेगा तब, है ना, और एसडीएम साहब पोस्टिंग का है आजकल, ऐसे खूब सारे लोग टोंट मारते होंगे। तब आप मन ही मन सोचा करोगे कुकरिया बेकाज रोवे भूसे क्यों राजिया। हाथी चलता है तो कुत्ते, पाटा पीड़ उपाओ तन लगा तलवारिया, कोई वहे जीबरा घाव रति ने औसत राजिया। पाटा पीड़ उपाओ, पट्टी उपाय है पीड़ का, पीड़ मतलब दर्द। यदि दर्द हो रहा है मेरे कहीं पर तो मैं उस पर पट्टी बांध लूं तो क्या हो जाएगा, उपाय। कौन सा दर्द, तन लगा तलवारिया, तलवार का घाव यदि तन पे लग जाए तो पट्टी बांध लो, दर्द क्या हो जाएगा, वही जीभ राग घाव रति न औसत राजिया। पर यदि किसी ने आपको गालियां निकाली है या आपने किसी को गालियां निकाली, बुरे वचन बोले, कटु वचन बोले, वो जाके यहां लगते हैं, उनका कोई भी दवाई। कभी कहना चाहता है कभी किसी को गालियां मत निकालो, इससे तो तलवार ही मार दो। तलवार वाला घाव मिट सकता है, गालियों वाला घाव मिटता। तो ये सारे नीति के दोहे कौन बोल के गए, कस्तूरी काली घनी कांटा तुले को सकर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। व्यक्ति गुणों से जाना जाता है। कस्तूरी एकदम काले रंग की होती है लेकिन उस कांटे से तुलती है, इसमें सुनार सोना तोलता है। तो सुनार के पास छोटे छोटे बाट होते हैं, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम। कस्तूरी महंगी होती है तो आप कस्तूरी ये तो ले नहीं सकते 5 किलो दे दो, कस्तूरी ली जाती है 2 ग्राम दे दो, 3 ग्राम दे दो, तो कौन से कांटे से तोली जाएगी, जिसे सुनार सोना तोलता है। सकर घनी स्वरूप, चीनी एकदम सफेद सफेद होती है, रोड़ा तुले राजिया, बाटों से तुलती है ना। तो व्यक्ति के क्या देखे जाने चाहिए, गुण देखे। ये सारी बातें कौन करके गए, ये नीति की बातें है ना, क्या सही और क्या गलत। व्यक्ति का रंग नहीं देखना, व्यक्ति क्या देखने हैं, गुण देखने हैं। हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरों के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। हमें किसी को भी बुरे वचन बोलने नहीं है, क्योंकि तलवार का घाव भर सकता है लेकिन बुरे वचनों का घाव भरता नहीं। बिना मतलब के कोई भी आपकी मनवार करता, ये सब नीति की बातें हैं। तो उस समय नीति की बातें कौन कर रहे थे, कृपाराम जी खेड़ी। अब लिख लो, लास्ट लिख लो, आधुनिक, आधुनिक साहित्य। कब तक हो गया, कितना हो गया आपके, सन क्या आ गया, 1850, 1850 साल तक। 1050 से 1450, 1450 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक। मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया, 200 200, बाकी तो 400 400 का ये सीधा। तो एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर। आधुनिक के अंदर अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेज आ गए तो हमारे विद्वानों ने ऐसी किताबें लिखी जो अंग्रेज विरोधी थी। अंग्रेज विरोधी लिखी तो उससे कौन सी भावना है, राष्ट्रवादी। तो ये काल कौन सा आ गया, राष्ट्रवादी। लिख लो, हमारे विद्वानों ने अंग्रेज विरोधी पुस्तकों की रचना की थी। अवर स्कॉलर्स रोट एंटी ब्रिटिश बुक्स। हमारे विद्वानों ने अंग्रेज विरोधी पुस्तकों की रचना की थी। अवर स्कॉलर्स रोट एंटी ब्रिटिश बुक्स। अंग्रेज विरोधी पुस्तकों की रचना की थी। अवर स्कॉलर्स रोट एंटी ब्रिटिश बुक्स। अतः इसे राष्ट्रवादी काल कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज
एरा ऑफ नेशनलिज्म, अतः इसे राष्ट्रवादी काल कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज एरा ऑफ नेशनलिज्म। एग्जाम्पल लिख लो, सूर्यमल मिशन, ये मैंने 57 की क्रांति के एग्जाम्पल में भी लिखवाया होगा आपको, है ना। कौन कौन सी किताबें नाम बोलो देखे, वीर सतसई, बल वंश भास्कर, बलवंत विलास, सती रासो, राम रंजाट और छंद, सारी किताबों का नाम याद रखना है। सारी तीन ऊपर वाली जो पूछी हुई है एग्जामों के अंदर है, तो कोई और भी पूछ ले। वीर सतसई, वंश भास्कर, बलवंत विलास, सती रासो, राम रंजाट और छंद। बूंदी में एक राजा हुए थे राम सिंह, कौन राजा हुए थे, ये उनके दरबारी विद्वान थे, लिख लो, सूर्यमल मिशन के नीचे लिखो, बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ बूंदी किंग राम सिंह। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ बूंदी किंग राम सिंह। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ बूंदी किंग राम सिंह। बूंदी के कौन से राजा के दरबारी विद्वान थे, राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। और उस टाइम 57 की क्रांति के टाइम जिंदा थे, है ना। तो इन्होंने के लेटर लिखे, उन लेटर से पता चलता है कि इनको 57 की क्रांति की जानकारी थी, लिख लो। इनके पत्रों से 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। हिज लेटर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। इनके पत्रों से 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। हिज लेटर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। तब इन्होंने लिखा था कि जिन बन भूल न जाऊं था गेंद गेव गिदराज, उन बन जम्बुक ताखड़ान उधम मंडे आज। जिन वनों में कभी तुर्क और मुगल भी घुसने से डरते थे, जिन वनों में मतलब जिस राजस्थान में कभी तुर्क और मुगल भी डरने से घुसने से डरते थे कि यार वहां राजस्थान में नहीं जाना, उन बन जम्बुक ताखड़ान उधम मंडे आज। वहां पे मराठे, पिंडारी और अंग्रेज आगे डरा रहे हैं। तो ये इस प्रकार कोई बात लगे तो पढ़ने वाले लगेगा अरे यार अपने बढ़ के तो तुर्कों मुगलों से नहीं डरे, अपने पिंडारियों से तो क्या था, लड़ाई का भाव तो जागृत होगा कम से कम। तब ये वीर सत्संग में लिख के गए थे, इला न देनी अपनी नालरियो इलराय को पोत सिखाने पालने मरण बढ़ाई माए। एक माँ बच्चे को जब झुलाती है तब कहती है मर जाना, लेकिन जमीन किसी को देनी, इला न देनी आपने, भूमि किसी को देनी तो बच्चों पे, महिलाओं पे, वीरों पे, बूढ़े लोगों पे, सब पे दोहे लिखे। उन दो मतलब वीर सतसई तो 702 है, वीरता के 702, इसलिए नाम क्या हो गया वीर सत। यदि आपको राजस्थानी समझ आती हो थोड़ी सी तो आप वीर सतसई पढ़ लो, नहीं भी आती तो भी उसके हिंदी अर्थ है, आप तो हिंदी वो दोहे पढ़ के हिंदी अर्थ पढ़ लो। यदि आप अकेले बैठे हो आपके बाल खड़े हो जाए, इतना भयंकर वाला अभी भी उसके अंदर वो ओज है कि यार पढ़ने वाले को अभी भी वो वीरता के भाव आ जाए, आपको लगे तलवार दिन तो 2-4 को सल्टाया हूं। तो यार आज जबकि आज ये भाव नहीं आने चाहिए अपने में, क्यों आए भाव, डेमोक्रेसी में रहने वाले लोग हैं। तो उस समय तो राजतंत्र में जब बातें इनकी हुआ करती, किसी बंदे को इस प्रकार किताब दी जाती तो उसमें और भाव आते होंगे।
और सूर्यमल जी तो वैसे ही शानदार पर्सनैलिटी थे, चाहे 6.25 फीट की हाइट, लंबा चौड़ा डाकी टाइप के आदमी थे, लंबी लंबी बड़ी हुई एकदम व्हाइट दाढ़ी, ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हो, टाइगर बियर्ड, शेर की जो दाढ़ी होती है ऊपर की तरफ यूं मुड़ जाती है, तो टाइगर बियर्ड वैसी थी। एनी टाइम भवानी लिए हुए रहते, पैक सेक लगा के रखते एनी टाइम। तो बूंदी के राजा ने इनको कहा था कि वंश भास्कर लिखो, वंश भास्कर बूंदी का इतिहास है, तो भाई बूंदी का इतिहास लिखो, वंश भास्कर लिखो। तो राजा ने कहा, सूर्यमल जी ने कहा मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं खुद नहीं लिखूंगा, मेरे को राइटर्स चाहिए, मैं केवल बोलूंगा वो लिखेंगे। तो भाई ठीक है, राइटर्स मिल जाएंगे। कहा एक लाइन को एक ही बार बोलूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। तो कोई मेरे को ये नहीं कहना चाहिए कि रिपीट करो। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं 6 बंदे बिठा दूंगा सामने, एक नहीं सुन पाए तो दूसरा, दूसरा नहीं सुन पाए तो तीसरा। कहा मेरी मर्जी आएगी तब बोलूंगा, बाकी चुप बैठा रहूंगा। तो आंखें बंद करके बैठे रहते, फिर अचानक कहते गए लिखो, सारे यूं हो जाते, आगे हो जाते, फिर वो डोकरा वापस 2 मिनट चुप हो जाता, फिर धीरे धीरे लिखते थे। गजब आदमी थे। देखते राम सिंह जो राजा था ना, राम सिंह की एक कोई रानी थी, राम सिंह का एक कोई महल था, वो एकदम सूर्यमल जी के घर के पास में था। तो एक और रानी नई नई शादी होके, तो उसको महल आवंटित हुआ। तो उस रानी ने दिन नोटिस किया कि सूर्यमल जी अपने उठे, अपने घर की छत पर गए, सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और जोर जोर से आवाज में कहा, हे सूर्य भगवान, आज शाम से पहले पहले राम सिंह की लाश घोड़े के पैरों में मिल जानी चाहिए। रानी ने कान लगा के सुना कि ये आदमी ठीक है। अगले दिन वापस नोटिस किया, आज सुनते क्या पता कल गलत सुन गया, अपने राम सिंह नहीं मान सिंह नाम ले रहा, और किसी का नाम ले रहा हो अगला। तो उधर वापस सुना रहा, जोर जोर से कहा, हे सूर्य भगवान, जल अर्पित करते हुए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे राजा राम सिंह की लाश शाम से पहले पहले घोड़े के पैरों में मिलनी चाहिए। उसने कहा मरा दिया, ये तो अपने नए नए ब्याह करके विधवा बनाने पे तैयार बैठा है इधर। तो अब उसने 2-3 दिन नोटिस किया, तीसरे चौथे दिन राम सिंह जी उसके जब खाना खाने के लिए आए, तो उससे रहा नहीं गया बेचारी से। उसने कहा कि जो पड़ोस में अपने घर है ये किसका है? और राम सिंह ने कहा, अरे मैं बताना ही भूल गया था, ये मेरे एकदम कालजे की कोर जिगर के छल्ले। राम सिंह जी, ये तो सूर्यमल जी का घर है, अरे अपने सबसे अच्छे कवि है, इनसे अच्छा कवि भारत में नहीं है, मेरे तो इतने दोस्त हैं और पूछ मत, मेरा तो इतना जीव रखते हैं। उसने मन ही मन सोचा कि मारला तो बोला ही है। हर महिला को ये लगता ही है कि मारला तो, किसी भी महिला को ये नहीं लगता कि मेरे पति तेज है, उसको लगता है मेरे बड़े भोले हैं, बाकी परिवार वाले इनको खा जाएंगे सारे के सारे। तो उसने कहा, अरे आप तो भोले हो और ये आदमी चंट है, चालू आदमी है, कैसे ये डेली आपके मरने की दुआएं मांगता है? तो नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हुआ तुम बताओ? अरे कि मैंने नोटिस किया, ये बंदा सुबह जल्दी उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है, जोर जोर से बोलता है कि राम सिंह की लाश शाम से पहले पहले घोड़े के पैरों में मिलनी चाहिए। राजा ने, क्या बात करते हो, ये लाइन बोलते हैं? हाँ, कि डेली कहते हैं कि राम सिंह की लाश शाम से पहले पहले घोड़े के पैरों में मिलनी चाहिए। अरे जीव सोरा कर दिया। कैसे? कि कवि ये कह रहा है कि मैं लड़ते हुए मरना चाहिए, जब लड़ते हुए मरूंगा तभी तो घोड़े के पैरों में लाश मिलेगी। तो कवि ये चाह रहा है मुझे स्वर्ग मिले, क्योंकि स्वर्ग केवल उन्हीं को मिलता है जो लड़ते हुए मरते हैं। चारपाई पे पड़े पड़े मरते हैं, उनको स्वर्ग मिलता। तो कवि दुआएं मांगता है कि मुझे क्या मिले, स्वर्ग। और इस बात पे, अरे रानी थैंक यू तूने ये बात बताई, इस बात पे तो आज सूर्यमल जी को सम्मानित किया जाएगा। रानी मन ही मन सोचे कि मारला सच ही बोला है। सूर्यमल जी मस्त आदमी। तो वंश भास्कर लिखने शुरू की। वंश भास्कर बूंदी का इतिहास है, लिखना शुरू किया था। अब राजाओं के बारे में लिखता है। अब राजाओं में भाई बेलखने भी तो है, अपने परिवार में सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं। अपना भाई बेलखना निकल जाए, कोई चाचा जी बेलखने निकल जाए, तो राजाओं में भी कोई बेलखना निकल गया तो उन्होंने लिखा कि बेलखना आदमी था, अच्छा राजा नहीं था। तो राम सिंह ने कहा कि साहब दादाजी थे, ऐसे थोड़ा सही लिखो यार, क्या लिख दिया एकदम, मोल्ड कर दो यार। कहते थोड़े कम अच्छे थे, यूं क्यों लिखो, बुरे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लिखूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा। आगे और कोई राजा का वर्णन है, वापस बुरा लिखा। राजा ने वापस कहा साहब थोड़ा सही कर दो यार, जो गलत बात है खा जाओ यार, तो मत लिखो, और क्या करोगे? नहीं, लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा वरना छोड़ दूंगा। फिर बुक ही नहीं लिखी थी, अधूरी छोड़ दी थी। बाद में इनके बेटे से पूरी करवाई गई थी। इनके खुद के बेटे नहीं थे, एक गोद लिया हुआ बेटा था, मुरारी दान, क्या नाम था, उन्होंने बुक कंप्लीट की थी। लिखो, वंश भास्कर बूंदी का इतिहास है। वंश भास्कर इज हिस्ट्री ऑफ बूंदी। वंश भास्कर बूंदी का इतिहास है। वंश भास्कर इज हिस्ट्री ऑफ बूंदी, जिसे इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया था, विच वॉज कंप्लीटेड बाई हिज एडोप्टेड सन मुरारी दान, जिसे इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया था, विच वॉज कंप्लीटेड बाय हिज एडोप्टेड सन मुरारी दान। ये सवाल पूछा हुआ, स्टार लगाना, जिसे इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया था।
जिसे इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान, दत्तक पुत्र समझ गए ना, गोद लिया, विच वॉज कंप्लीटेड बाय हिज एडॉप्टेड सन मुरारीदान। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। अंग्रेजारी नीत सगदी सूजस देश दर्पण भागीरथी महिमा शंकरदान जी की बुक के नाम बताओ क्या क्या? अंग्रेजारी नीत, शक्ति सूजस, देश दर्पण और भागीरथी। भागीरथी में तो गंगा जी पे, गंगा जी को क्या बोलते हैं? भागीरथी। तो भागीरथी में बाकी देखो अंग्रेजारी नीत अंग्रेजों के खिलाफ, ये देश दर्पण अपने देश पे लिखी हुई। इन्होंने, ये कोई भी राजा के दरबार में नहीं थे, जनता के लिए लिखा, इसलिए इनको बोलते हैं लोक कवि। क्या बोलते हैं? पीपुल्स पोइट। कोई पूछेगा कौन से कवि ने किसी भी राजा का दरबार ज्वाइन नहीं किया, बल्कि लोक कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो कौन थे? शंकरदान सामूर। लिख लो, यह किसी भी राजा के दरबार में नहीं थे। ही डिड नॉट ज्वाइन कोर्ट ऑफ एनी किंग। यह किसी भी राजा के दरबार में नहीं थे। ही डिड नॉट ज्वाइन कोर्ट ऑफ एनी किंग। यह किसी भी राजा के दरबार में नहीं थे। ही डिड नॉट ज्वाइन कोर्ट ऑफ एनी किंग। इन्हें लोक कवि कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज पीपल्स पोइट। इन्हें लोक कवि कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज पीपल्स पोइट। शंकरदान जी के भी खूब वीरता की खूब दोहे। राष्ट्रवाद जगाने के लिए कैसे लिखने पड़ेंगे आपको वीरता को? तो राजस्थान में पानी कम होता है अपने, तो उस कम पानी पे इन्होंने एक दोहा बनाया कि भाई अपने यहाँ बरसात कम क्यों होती है? लिखा कि पानी रो कहीं प्यावणो रगत पियोड़ी रज। रज का मतलब होता है मिट्टी। रज का मतलब क्या होता है? कि पानी रो कहीं प्यावणो रगत पियोड़ी रज। कि बादल जब हमारे ऊपर से निकलते हैं ना, तो ये सोचते हैं यार इस धरती को तो क्या ही पानी पिलाएं, इसने क्या पी रखा है? खून। क्या पी रखा है? पानी रो कहीं प्यावणो रगत पियोड़ी रज। शंका मन में समझा घण नहीं बरसाए गज। ये मन में सोच के शंका करते हैं और बादल हमारे अधिक बरसते। मुझे लगता है यार ये धरती कहेगी कि तू अब प्यास मिटाएगा। मेरी प्यास केवल किससे मिटती है? खून से मिटती है। तो अब ऐसा, तो मतलब ये है कि भाई बादल भी हमारे यहाँ पर गरजते हुए निकलते नहीं है। बादल भी हमारे यहाँ पर ज्यादा बरसात करते नहीं है, क्योंकि उनको शर्म आती है कि इस धरती ने खून पी रखा है, इसलिए इसको पानी पिलाने की आवश्यकता। और अपने वाले कवियों ने बादलों के गरजने पे तो इतने दोहे बनाए जिसके हद नहीं, क्यों? कम गरजते थे ना। ढोलामारू नाम सुना? ढोलामारू जो अपने प्रेम कहानी, आगे हम पढ़ेंगे ढोलामारू की बात पढ़ेंगे, तो उसका मुझे दवा याद है कि भाई मारू ढोला को याद करती है। मारू ढोला तो वो कहती है कि बिजलियां निजलियां जलहर तू तो लज। बिजलियां निजलियां, बिजलियां, बिजली निर्लज हो गई है, बिजलियों को शर्म आनी बंद हो गई। जलहर तू तो लज। हे बादलो तुम तो शर्म करो थोड़ी बहुत। सुनी सेज विदेश पीऊ, मैं अकेली हूं, मेरे पति कहां पर है? विदेश। मदरो मदरो गज, थोड़ा धीमे धीमे गाज, मुझे डर लगता है। तुझे तो शर्म करनी चाहिए ना, बिजलियों को तो शर्म आती नहीं। तू इतना जोर जोर से क्यों गाज रहा है यहाँ पे? थोड़ा तुझे देखना चाहिए कि महिला अकेली, उसको डर लगेगा। बिजलियों को तो शर्म नहीं आ रही। तो मगर आपने तो गाजने पे भी खूब सारे दोहे बना दिए। तो शंकरदान सामूर को क्या कहा जाता है? लोक कवि। क्या कहा जाता है? तो चार भागों में बांट सकते हैं साहित्य को: प्राचीन, पूर्व मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन। अब अपने किताबें पढ़ते हैं किस किसने कौन कौन सी किताबें लिखी। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर। ये इसका इंट्रोडक्शन था, शुरुआत का अपना। अब मैं एक तरफ राइटर लिखूंगा, एक तरफ बुक्स लिखूंगा ना। तो पहले मैं राइटर के नाम लिख रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत का साहित्य अपना किसका लिखा हुआ है? जैनों का।
इसलिए शुरुआत में कुछ जैन राइटर पढ़ेंगे अपने। वज्रसेन सूरी, भरतेश्वर बाहुबली घोर, वज्रसेन सूरी की बुक का नाम क्या बताओ देखिए? भरतेश्वर बाहुबली घोर। जैनों के पहले भगवान थे ऋषभ देव जी। क्या नाम था? उन्हीं का एक नाम और आदिनाथ। क्या नाम है? आदि का मतलब होता है पहला, नाथ का मतलब भगवान। पहले भगवान थे इसलिए नाम क्या हो गया? आदिनाथ। कौन थे? ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी के दो बेटे थे, एक का नाम था भरत, एक का नाम था बाहुबली। एक का नाम था भरत, एक का नाम था ऋषभ देव जी के दो बेटों भरत तथा बाहुबली पर लिखी हुई किताब कौन सी? भरतेश्वर बाहुबली घोर। लिखने वाले कौन? ये अपने राजस्थान की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है, जो अपने को मिली हुई है, जो पढ़ी अपने पास, उनमें सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली घोर। लिख लो, राजस्थान की प्राचीनतम पुस्तक, एंशियंट बुक ऑफ राजस्थान, राजस्थान की प्राचीनतम पुस्तक या ओल्डेस्ट बुक ऑफ राजस्थान, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, ओल्डेस्ट बुक ऑफ राजस्थान। अगला लिखो, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या क्या नाम बताओ देखिए? भरतेश्वर बाहुबली घोर, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास कब किए? 1184। इससे पुरानी जो किताबें मिली उनमें सन नहीं लिखा हुआ। सन बताने वाली प्राचीनतम पुस्तक है तो वो कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली। लिख लो। तो मतलब चित्रकला में भी मगर अपने सन नहीं मिलते, यहां पर भी सन नहीं मिलते। लिख लो, यह सन बताने वाली राजस्थान की प्राचीनतम पुस्तक है। यह सन बताने वाली राजस्थान की प्राचीनतम पुस्तक है। ओल्डेस्ट बुक ऑफ राजस्थान विच मेंशंस ईयर। यह सन बताने वाली राजस्थान की प्राचीनतम पुस्तक है। ओल्डेस्ट बुक ऑफ राजस्थान विच मेंशंस ईयर। अगले राइटर का नाम लिखो, जिनराज सूरी। बुक्स के नाम है शालिभद्र रास, कवियन्ना रास, गत्सुकुमाल रास, क्या क्या नाम बताओ देखिए? शालिभद्र रास, कवियन्ना रास, गत्सुकुमाल रास। किसकी बुक है जी? क्या क्या नाम बताओ देखिए? शालिभद्र रास, कवियन्ना रास, गत्सुकुमाल रास। आगे लिखो।
माणिक्य सुंदर सूरी। माणिक्य सुंदर सूरी की बुक का नाम बताओ देखिए। पृथ्वीराज वाग्विलास, मलय सुंदरी कथा। बोलो तो दोबारा बोलो। पृथ्वीराज वाग्विलास, मलय सुंदरी कथा। जिनराज सूरी की बुक कौन कौन सी है? शालिभद्र रास, कवियन्ना रास, गसुकुमाल रास। शालिभद्र सूरी की बुक कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। वज्रसेन सूरी की कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली घोर। आगे लिखो। हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी। समराइज कहा। कहा का मतलब होता है कहानी। हरिभद्र सूरी की बुक का नाम क्या बताओ देखिए। समराइज कहा। उज्जैन के एक राजा हुए थे सम्रादित्य। उज्जैन के राजा का नाम क्या था? सम्राट। उनकी कहानी है, लिखो। उज्जैन के राजा सम्रादित्य की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट सम्रादित्य ऑफ उज्जैन। उज्जैन के राजा सम्रादित्य की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट सम्रादित्य ऑफ उज्जैन। उज्जैन के राजा सम्रादित्य की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट सम्रादित्य ऑफ उज्जैन। लिखो नयन चंद्र सूरी। बुक का नाम लिखो हमीर महाकाव्य। क्या नाम बुक का बताओ देखिए। हमीर। रणथंभौर में एक राजा हुआ था हमीर, उसकी जानकारी लिख लो। रणथंभौर के हमीर चौहान की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट हमीर चौहान ऑफ रणथंभौर। रणथंभौर के हमीर चौहान की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट हमीर चौहान ऑफ रणथंभौर। रणथंभौर के हमीर चौहान की जानकारी। राइटर का नाम लिखो पलहण। बुक का नाम लिखो नेमिनाथ बारहमासा। नेमिनाथ जी जैनों के एक भगवान है ना, तो नेमिनाथ जी पे बुक लिखी, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? नेमिनाथ बारहमासा। स्टार लगाना है, थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था। पलहण की बुक कौन सी है? तो पलहण की बुक का नाम क्या बताओ? नेमिनाथ बारहमासा। एक राइटर है सुमति गणी। इनकी बुक का नाम है नेमिनाथ रास। सब जैन राइटर है। सुमति गणी की बुक का नाम क्या है? नेमिनाथ रास। पलहण की बुक कौन सी? नेमिनाथ बारहमासा। सुमति गणी की कौन सी? नेमिनाथ। नेमिनाथ जैनों के एक भगवान जी हैं, उनके ऊपर लिख दी। लिखो जल है। बुक का नाम है बुद्धि रासो। अभी प्राचीन में बोलते थे रास, मध्यकाल में आगे उन्हीं को क्या बोलने लगे? रासो। जैन मुनि है कोई? जैन मुनि की बुक है। जैन मुनि है कुशल धीर।
कुशल धीर की बुक का नाम लीलावती रासो, कोई गुजरात की कहानी है। कुशल धीर की बुक का नाम क्या है? लीलावती रासो। जल है की बुक कौन सी? बुद्धि रासो। कुशल धीर की लीलावती रासो। नेमिनाथ रास किसकी? पल्हण किसकी? सॉरी, सोमती गणी। और नेमिनाथ बारह मासा किसकी? पल्हण। जल है की कौन सी? बुद्धि रासो। कुशल धीर की लीलावती। लिखो नल सिंह। इंग्लिश वाले हिंदी में लिख लेना नल सिंह, वरना घर पे करोगे नल्ला सिंह। देखो विजयपाल रासो। नल सिंह की बुक का नाम क्या है? ये बयाना में एक राजा हुआ था विजयपाल जादौन। कौन राजा हुआ था? उसकी जानकारी लिख लो। बयाना के विजयपाल जादौन की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट विजयपाल जादौन ऑफ बयाना। बयाना के विजयपाल जादौन की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट विजयपाल जादौन ऑफ बयाना। बयाना की किसकी जानकारी? विजयपाल जादौन। लिखो डूंगर सी। बुक का नाम लिखो शत्रुसाल रासो। कल चित्रकला में मैंने बताया था कि किसी एक राजा ने रंग महल का निर्माण करवाया था। बूंदी के राजा शत्रुसाल ने रंग महल का निर्माण बताया था। देखो बूंदी के शत्रुसाल की जानकारी। बूंदी के शत्रुसाल की जानकारी। इन्फॉर्मेशन अबाउट शत्रुसाल बूंदी है ना। कई बार सिंपल पूछेगा शत्रुसाल रासो में कौन सी रियासत की जानकारी है, तो हमने बताते रहे शत्रुसाल कहां का राजा था। बूंदी के शत्रुसाल की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट शत्रुसाल ऑफ बूंदी। देखो दलपत विजय। बुक का नाम है खुमान रासो। शत्रुसाल की बुक का नाम क्या है? खुमा। मेवाड़ में गोहिल राज्य की स्थापना करने वाला जो बंदा था उसका नाम था बापा रावल। क्या नाम था? उस बापा रावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारी है। राजसमंद झील सुनी होगी आप। राजसमंद झील बनाने वाला जो राजा था उसका नाम क्या था? राज। तो इसमें कहां से कहां तक की जानकारी मिलती है? बापा रावल से लेकर राज सिंह। लिखो बापा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम बापा रावल टू राज सिंह। बापा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम बापा रावल टू राज सिंह। कहां से कहां तक की जानकारी बताओ। देखिए बापा रावल से लेके राज सिंह। कौन सी बुक में? खुमान। तो खुमान कौन है? खुमान बापा रावल का बेटा है। बापा रावल के बेटे का नाम क्या था? खुमान। बापा रावल अंतिम टाइम में संन्यास ले लेता है और अपने बेटे को राजा बना देता है। बेटे का नाम क्या था? खुमान। जैसे संत पिंपा अचलदास खिंची को अपने भाई को बना जाते हैं, वैसे लिख लो खुमान बापा रावल का बेटा था। इसी में लिख लो ताकि याद रहे। खुमान वो सन ऑफ बापा रावल। खुमान बापा रावल का बेटा था। खुमान वो सन ऑफ बापा रावल। राइटर का नाम लिखो दयाल। बुक का नाम लिखो राणा रासो।
दयाल की बुक का नाम क्या है? रणवर। अच्छा, खुमान रासों में कहां से कहां तक की जानकारी है? बापा रावल से राज सिंह। राज सिंह का बेटा था जय सिंह। राज सिंह ने झील बनाई थी राजसमंद, जय सिंह बनवाता फिर जयसमंद। इसमें बापा रावल से जय सिंह तक की जानकारी लिखो। बापा रावल से लेकर जय सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम बापा रावल टू जय सिंह। बापा रावल से लेकर जय सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम बापा रावल टू जय सिंह। बापा रावल से लेकर जय सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी। राइटर का नाम लिखो जीवधर। बुक का नाम है अमर रासो या अमर सार। अमर रासो या अमर सार। महाराणा प्रताप के बेटे थे, उनका नाम था अमर सिंह। तो अमर सिंह पर लिखी हुई, पर उसमें महाराणा प्रताप की जानकारी। तो महाराणा प्रताप और महाराणा अमर सिंह की जानकारी लिख लो। महाराणा प्रताप तथा महाराणा अमर सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट महाराणा प्रताप एंड महाराणा अमर सिंह। महाराणा प्रताप तथा महाराणा अमर सिंह की जानकारी। राइटर का नाम लिखो सीताराम रत्नू। बुक का नाम लिखो जवान रासो। सीताराम रत्नों की बुक का नाम क्या है? मेवाड़ में एक महाराणा हुए थे जवान सिंह, उनकी जानकारी लिख लो। मेवाड़ महाराणा जवान सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट मेवाड़ महाराणा जवान सिंह। मेवाड़ महाराणा जवान सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट मेवाड़ महाराणा जवान सिंह। नरोत्तम। मानचरित्र रासो। क्या नाम बुक का बताओ? आमेर में राजा वे मान सिंह, उनकी जानकारी लिख लो। आमेर के राजा मान सिंह हैं की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर किंग मान सिंह। आमेर के राजा मान सिंह हैं की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर किंग मान सिंह। राइटर का नाम लिखो जाचक जीवन। बुक का नाम लिखो प्रताप रासो। राइटर का नाम क्या है? जाचक जीवन। बुक का नाम क्या है? प्रताप रासो। अलवर का देखो, कल मैंने बताया था कि अलवर के प्रताप सिंह के साथ में दो चित्रकार गए थे, शिव कुमार और डालूराम। तो अलवर का संस्थापक कौन था? प्रताप सिंह। उस प्रताप सिंह की जानकारी देने वाली किताब कौन सी है? स्टार लगा लो, वरना महाराणा प्रताप समझ जाओगे। स्टार लगा लो, इसके लिखो अलवर के संस्थापक प्रताप सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट अलवर फाउंडर प्रताप सिंह। अलवर के संस्थापक प्रताप सिंह की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट अलवर फाउंडर प्रताप सिंह।
तीनों रणथंभौर वाले हमीर पर है ना, तीनों एक साथ लिख लो। रणथंभौर के हमीर चौहान की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट हमीर चौहान ऑफ रणथंभौर। कौन कौन सी बताओ? देखिए, सारंगधर की अमीर रस हो, महेश की अमीर रस हो, जोधराज की अमीर। ये जोधपुर वाली जोधराज जो था ना, ये नीमराणा के अंदर एक राजा थे चंद्रभान चौहान, उनका दरबारी विद्वान था। लिखो, जोधराज के नीचे लिखना, नीमराणा के चंद्रभान चौहान का दरबारी विद्वान था। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ चंद्रभान चौहान ऑफ नीमराणा। नीमराणा ठिकाना पढ़ते हैं अपने, कुशलगढ़ नीमराणा लावा पढ़ते हैं। नीमराणा के चंद्रभान चौहान का दरबारी विद्वान था। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ चंद्रभान चौहान ऑफ नीमराणा। नीमराणा के चंद्रभान चौहान का क्या था? दरबारी विद्वान था। ये जो बुक है ना हमीर रासो, ये मैंने एक भाषा लिखाई होगी आपको, अहीर वाटी लिखवाया था ना, तो लिख लो, यह अहीर वाटी बोली में लिखी गई है। जोधराज वाले हमीर रासो के नीचे लिखना, यह अहीर वाटी बोली में लिखी गई है। इट इज रिटन इन अहीर वाटी डायलेक्ट। अहीर वाटी राठी बताई थी ना मैंने, अली बख्शी ख्याल, हाँ, बहरोड से कोटपुतली। जोधराज वाले हमीर रासो में लिखना ना, यह अहीरवाटी बोली में लिखी गई है। इट इज रिटन इन अहीरवाटी डायलेक्ट। लिखो, कुंभकर्ण सांदू। बुक का नाम लिखो रतन रासो। कुंभकर्ण सांदू की बुक का नाम क्या है? मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है रतलाम। कौन सी जगह? वहां रतलाम का एक राजा रतन सिंह राठौड़। कौन राजा? रतन सिंह राठौड़ के नाम पर इस शहर का नाम रतलाम है, इसकी जानकारी मिलती है। सुनना बातें। औरंगजेब का अपने भाई के साथ एक युद्ध होता, धर्मत का युद्ध, औरंगजेब और औरंगजेब के भाई के बीच में। औरंगजेब के भाई का नाम था दारा सिको। क्या नाम था? इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? धर्मत। धर्मत मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है, इधर रतलाम मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है। तो यहाँ दारा सिको के तरफ से लड़ रहा था रतन सिंह राठौड़, और इस युद्ध में काम आ गया था। तो धर्मत वाले युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था रतन सिंह राठौड़। कहाँ का राजा था? लिखो, रतन सिंह राठौड़ रतलाम का राजा था। रतन सिंह राठौड़ वॉज किंग ऑफ रतलाम। रतन सिंह राठौड़ रतलाम का राजा था। रतन सिंह राठौड़ वॉज किंग ऑफ रतलाम। यह धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड while फाइटिंग इन बैटल ऑफ धर्मत। यह धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड while फाइटिंग इन बैटल ऑफ धर्मत। यह धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड while फाइटिंग इन बैटल ऑफ धर्मत। यह दारा सिकोह की तरफ से लड़ा था। यह दारा सिकोह की तरफ से लड़ा था। यह दारा सिकोह की तरफ से औरंगजेब के खिलाफ लड़ा था। पूरा एक साथ लिख लो, यह दारा सिकोह की तरफ से औरंगजेब के खिलाफ लड़ा था। He fought from Dara Shikoh side against Aurangzeb. He fought from Dara Shikoh side against Aurangzeb. यह दारा सिकोह की तरफ से औरंगजेब के खिलाफ लड़ा था। He fought from Dara Shikoh side against Aurangzeb. अगले राइटर का नाम लिखो, जग्गा खिड़िया। बुक का नाम लिखो, वचनिका राठौड़
रतन सिंह महेश दासोत्री। क्या नाम बताओ? देखिए, वचनिका, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत। देखो पहली बात, पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? वचनिका। ऐसा साहित्य जिसमें गद्य तथा पद्य दोनों हो, वचनिका होता है। लिख लो, वचनिका बराबर गद्य प्लस पद्य, प्रोज प्लस पोइट्री। वचनिका बराबर गद्य प्लस पद्य, प्रोज प्लस पोइट्री। इसमें प्रोज और पोइट्री दोनों, उसको क्या बोलते हैं? वचनिका। देखो संस्कृत में तो इसको बोलते चंपू। संस्कृत में क्या बोलते थे? इसमें गद्य और पद्य दोनों थे, वो क्या शैली कहलाती? चंपू शैली। अपने राजस्थानी में क्या बोलते हैं? वचनिका। क्या बोलते हैं? जिसमें प्रोज और पोइट्री गद्य पद्य दोनों आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वचनिका। तो ये समझ में आ गया, वचनिका। वचनिका इसका मतलब इसमें गद्य भी और इसमें क्या है? पद्य। अब आगे क्या लिखा हुआ है? राठौड़ रतन सिंह, तो मतलब रतन सिंह राठौड़ की जानकारी। फिर आगे क्या सब लिखा? महेश दासोत। वो राठौड़ों में महेश दासोत राठौड़ है। राठौड़ों में कौन सा राठौड़ है? जैसे आलमजी राठौड़ों में जैतमालोत राठौड़ है, पढ़ते हैं अपने। आलमजी जैतमालोत राठौड़ थे। भाई महेश दास नाम का कोई आदमी है, उसका वंशज है, राठौड़ वंश है। राठौड़ वंश में महेश दास हुआ है, महेश दास का वंशज कौन हो गया? रतन सिंह राठौड़। इसलिए उसका नाम हो गया राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत। क्या नाम हो गया? राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत। उसके ऊपर क्या लिखी जा रही है? वचनिका। इसलिए पूरा नाम बोलो क्या है? वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत। कहां का राजा रतन सिंह राठौड़? रतलाम। अभी तो ऊपर लिखवा है, कहां का राजा है? लिखो, वापस लिख लो। रतलाम के रतन सिंह राठौड़ की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट रतन सिंह राठौड़ ऑफ रतलाम। रतलाम के रतन सिंह राठौड़ की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट रतन सिंह राठौड़ ऑफ रतलाम। राजस्थान का एकमात्र योद्धा जिस पर रास और वचनिका दोनों लिखे हुए हैं, वो कौन है? रतन सिंह राठौड़। वचनिका किसने लिखी? जग्गा खेड़िया। रासो किसने लिखा? कुंभकर्ण सांधु। किसने लिखा? तो कुंभकर्ण सांधु ने कौन सी बुक लिखी? रतन रासो। कौन सी बुक लिखी? हमीर रासो किसने लिखा? जोधराज, महेश और सरंगधर। दोबारा नाम बोलो। जोधराज, महेश। जाचक जीवन की किताब कौन सी है? प्रताप रासो। क्या नाम है? प्रताप। कौन सा प्रताप सिंह है? अलवर। तो जाचक जीवन की बुक का नाम क्या है? प्रताप। नरोत्तम, नरोत्तम की बुक का नाम क्या है? मान चरित्र रासो। क्या नाम है? कौन सा मान सिंह है? आमिर। कौन सा मान सिंह है? आमिर। सीताराम रत्नों की बुक कौन सी? जवान रासो। ये जवान सिंह कहां का राजा? मेवाड़ का, है ना। जीवधर की बुक का नाम क्या है? अमर सार या अमर रासो। दोबारा बोलो देखे, किस किस की जानकारी है? महाराणा प्रताप और महाराणा अमर सिंह। दौलत दयाल, सॉरी, दयाल की बुक का नाम क्या है? राणा रासो। कहां से कहां तक? बापा रावल से जय सिंह। दलपत विजय की कौन सी है? खुमान रासो। कहां से कहां तक? बापा रावल से लेके राज सिंह। डूंगर सिंह की बुक कौन सी है? शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल कहां का राजा? नल सिंह की बुक का नाम क्या है? विजयपाल रासो। ये विजयपाल कहां का राजा था? बयाना। कहां का राजा था? चलो वाक्य पढ़े। की छुट्टी घोषणा नहीं की आप? तो याद नवीन जी तैली आ गया? क्या आ गया? कल छुट्टी है भाई। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आपको।